स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग तरंग मतलब वेव का 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं और मेरे ख्याल से ये तीसरा लेक्चर है। तो तरंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साउंड अर्थात ध्वनि क्या होती है, किस प्रकार की होती है या इसके गुण क्या हैं, ये सब हम सब डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास है ये तरंग के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम फाइनल करके ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आज हम फैक्ट्स पे बात करेंगे और आज की क्लास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ फैक्ट्स के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी ध्वनि होती है विभिन्न माध्यम में, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो हम फुसफुसाते हैं या सामान्य बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। खास तौर से रेलवे एग्जाम्स में, एएलपी में, या आप कह सकते हैं कि लोको पायलट वगैरह में भी साइंस में दे सकता है ये। साथ ही साथ आप जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया या यूपीएसआई में जो साइंस आएगा या एसएससी सीजीएल, आप किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि होती है उनकी तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए, अगर हम फुसफुसाहट की बात करें तो जो फुसफुसाहट होती है दोस्तों वो होती है 15 से 20 डेसिबल। डीबी का मतलब दोस्तों है डेसिबल। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य वार्तालाप। तो जो सामान्य वार्तालाप है वो होता है दोस्तों 30 से लेकर 60 डेसिबल के बीच में होता है। अब हम बात कर लें जोर से बातचीत, या आप समझ सकते हैं जोर से बातचीत का मतलब होता है कि अगर 2 व्यक्ति कहीं पर झगड़ा कर रहे हो तो उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी 60 डेसिबल से लेकर 70 डेसिबल तक। इसी प्रकार से जब आप शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें म्यूजिक बजता है, लोग गाने वगैरह गाते हैं, तो उनके स्पीकर की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों वो होती है 110 से लेकर 120 डेसिबल तक। और जो हमारे मिसाइल्स व रॉकेट होते हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो होती है दोस्तों 160 से लेकर 170 डेसिबल तक। तो देखिए, ये जो हमारे फैक्ट्स हैं इनको देखिए ये जो हमारे फैक्ट्स हैं इनको आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एज इट इज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ देगा। देखिए, रेंज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एकदम से यहाँ पे इस तरीके से होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फुसफुसाहट सिर्फ 20 डेसिबल होता है। 15 से 20 डेसिबल के बीच में फुसफुसाने की आवाज़ आती है जो हम लोग कानों में धीरे से बात करते हैं। सामान्य वार्तालाप की बात कर लें तो 30 से 60 डेसिबल के बीच में आता है। जोर से बातचीत या झगड़े की बात कर लें तो वो जो साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है 60 डेसिबल से लेकर 70 डेसिबल के बीच में होती है। जो हमारा ऑर्केस्ट्रा होता है वो 110 से 120 डेसिबल के बीच में होता है। आप चाहें तो ऑर्केस्ट्रा में ही एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, जो हमारी कारखाने में मशीनरी होती है, तो यहाँ पे कारखाने की अगर हम आवाज़ या कारखाने के ध्वनि की बात करें तो उसकी रेंज में दोस्तों 110 डेसिबल से 120 डेसिबल के बीच में होती है। और मिसाइल और रॉकेट ये क्या करते हैं दोस्तों 160 से 170 डेसिबल तक की ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमारे फैक्ट्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम ऐसे ही एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और यही कारण है कि आप अक्सर देखते होंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पे हम फैक्ट्री वगैरह स्थापित करते हैं उनको कहा जाता है कि रेसिडेंशियल एरिया से दूर स्थापित कीजिए। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो कारखाने से निकलने वाली आवाज़ होती है वो हमारे कानों को सूट नहीं करती है।
मतलब इतनी ज़्यादा, इतनी भीषण आवाज़ होती है कि उससे मानव को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या है। तो दोस्तों अगर हम WHO की बात करें तो जो हमारा WHO है, WHO के अनुसार, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पूछता है, ये फैक्ट है। WHO के अनुसार जो हमारी 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, 45 डेसिबल की जो हमारी इंटेंसिटी की ध्वनि होती है, ये दोस्तों होती है सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है बातचीत के लिए। ठीक है, बातचीत के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपको यहाँ पे सामान्य बातचीत के लिए बताया था कि 30 से 60, लेकिन अगर WHO के अनुसार से देखा जाए तो 45 डेसिबल जो होता है वो स्टैंडर्ड लिमिट होती है सामान्य बातचीत के लिए। और अगर हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर 45 dB से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 45 dB से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको शोर की कैटेगरी में हम रख देते हैं, इसको हम शोर की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये आप चाहें तो एक फैक्ट या नोट्स डाल के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला फैक्ट। अब हम नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी होती हैं, अब मैं आपको इनके बारे में फैक्ट्स बता देता हूँ, और नॉन मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास सन है, मतलब सूर्य, इसमें से जो किरणें निकलती हैं, ठीक है, अब आप देखिए इसमें से जो किरण निकलती है, जो रेज निकलती है प्रकाश की, उसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें होता है आपका दीर्घ रेडियो तरंग, फिर होता है दोस्तों इसके नीचे लघु रेडियो तरंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। अब इसके नीचे हम बात कर लें तो आता है दोस्तों दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के बाद दोस्तों बात कर लें, हमारा आता है एक्स किरणें या एक्स रेज कह लीजिए। देन आता है आपका गामा किरणें या गामा रेज। तो मैं जितनी भी तरंगों के बारे में आपके सामने लिख रहा हूं, ये सब अयांत्रिक तरंगे हैं, मतलब इनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये माध्यम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी क्रोनोलॉजी बनती है। सूर्य से एक किरण निकलती है, उस एक किरण के अंदर इतने पार्ट्स होते हैं, ये मैंने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। ये थी किरण। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन तरंगों की खोज कौन कौन से वैज्ञानिक ने की। तो चलिए, दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी दोस्तों? मार्कोनी ने। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों हर्ट्ज ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। दृश्य प्रकाश की अगर हम बात करें तो न्यूटन ने की थी, न्यूटन।
अगर हम पराबैंगनी किरणों की बात कर लें तो रिटर नामक वैज्ञानिक ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। अगर हम एक्स किरणों की बात कर लें तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और अगर हम गामा किरणों की बात कर लें तो बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। बेकुरल। देखिए दोस्तों, ये हमारे आविष्कारक हैं, ये हमारे डिस्कवरर हैं। ठीक है, और ये हमारी वेव्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना था कि किस वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, या अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, या एक्स रेज की खोज किसने की थी। तो सबसे पहली बात तो आप इसको नोट डाउन कर लें और एक एक साइंटिस्ट को आप याद कर जाएं, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। और आपको मैं बता दूं, रेलवे से लेकर पीसीएस तक की सभी प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। हालांकि देखिए, तरंग हुआ या आपका प्रकाश हुआ या आपकी हीट एनर्जी हुई, तो ये सब बड़े टॉपिक्स हैं। इन सब में पूछने वाले कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये प्रश्न भी आते हैं, तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में बता दिया। अब मैं इन तरंगों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग साइंटिस्ट का नाम नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब इनकी विशेषता के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम ऊपर से ही प्रारंभ करते हैं। अगर हम इन 3 तरंगों के बारे में बात कर लें, मतलब दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग और अवरक्त किरणों के बारे में यदि हम बात कर लें, तो इनका जो प्रयोग होता है दोस्तों, टीवी के रिमोट में इस्तेमाल किया जाता है। टीवी के रिमोट में इस्तेमाल होता है। टीवी के रिमोट में प्रयोग करते हैं। देखिए, जो हमारी अवरक्त किरणें हैं या जो हमारी इंफ्रारेड रेज हैं, इनका प्रयोग पहले रिमोट्स में होता था। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती थी दोस्तों कि हमको ज़्यादा रेंज नहीं मिल पाती थी। मतलब कि अगर बीच में कोई व्यवधान आ जाए या हम टीवी के सामने ना होकर टीवी के साइड से अगर हम रिमोट ऑन करते थे तो टीवी ऑन नहीं होती थी। अब जो रिमोट आ रहे हैं आप देखेंगे, उनकी प्रोसेसिंग इतनी अच्छी हो गई है कि आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप बटन दबाते हैं तो वो काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि उसमें हम लघु रेडियो तरंगों या दीर्घ रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा दृश्य प्रकाश है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रकाश वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इसको करेंगे। जब इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिज्म है। जब इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, V, I, B, G, Y, O और R, इस तरीके से। और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको लाइट चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये होता है दृश्य प्रकाश। अब हम पराबैंगनी किरणों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ये पाई जाती हैं समताप मंडल में। और समताप मंडल में कहाँ पाई जाती हैं? समताप मंडल के अंदर होता है ओजोन की लेयर में या ओजोन मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें जो है समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन मंडल आता है, उसमें पाई जाती हैं। अब देखिए, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक होता है आपका अल्ट्रा वायलेट
टाइप ए, अल्ट्रा वायलेट टाइप बी और अल्ट्रा वायलेट टाइप सी। तो देखिए इसमें जो सबसे खतरनाक होती है दोस्तों वो हमारी होती है अल्ट्रा वायलेट टाइप सी। उसका मैं अभी आपको कारण भी बताता हूं क्यों। देखिए होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो हमारी जो आवृत्ति होती है वो बढ़ते जाती है। ठीक है, आवृत्ति इंक्रीज होगी तो हमारी ऊर्जा इंक्रीज होगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारी वेधन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, वेधन क्षमता बढ़ेगी। तो अगर हमारे पास यूवी टाइप सी यदि हमारे स्किन पे पड़ेगी तो आवश्यक रूप से हमको स्किन कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ओजोन क्या करती है दोस्तों कि जो हमारी टाइप सी होती है और जो हमारी टाइप ए होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस प्रकार से परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा हो पाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको एक चार्ट के जरिए ये बताने में सफलता प्राप्त की कि कौन सी तरंग किस प्रयोग में आती है। अब मैं एक बार आपको तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और ऊर्जा का घटता या बढ़ता क्रम बता दूं, ताकि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसकी वेधन क्षमता कम है या किसकी वेधन क्षमता अधिक है, इसके बारे में किसी भी प्रकार से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं फिर सेम चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप एक चीज याद रख लीजिए, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग में एक संबंध बताया था, और वो ये बताया था कि जो हमारा वेग होता है v, वो होता है दोस्तों n लेम्डा। जहां पे हमारी जो n है ये हमारी होती है आवृत्ति, और जो लेम्डा होती है दोस्तों वो होती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये होती है तरंग दैर्ध्य। अब देखिए इस इक्वेशन से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा जो मैं बता देता हूं, और उसी की जरूरत है कि जो हमारी आवृत्ति होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्ध्य की। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हमारी तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहेगी तो हमारी आवृत्ति कम हो जाएगी। तो ये जस्ट मैं रिमाइंड करा रहा था आपको, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था। अब चलिए मैं अपने कंसेप्ट को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ती है। हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो प्लस होते जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे हमारी जो आवृत्ति है दोस्तों वो बढ़ती जाएगी और तरंग दैर्ध्य कम होती जाएगी, और आवृत्ति बढ़ेगी तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारी वेधन क्षमता बढ़ेगी, वेधन क्षमता बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैंने आपका 3 पॉइंट क्लियर किया, 3 क्वेश्चन क्लियर किया। जनरली देखिए आपसे पूछा क्या जाता है, 4 विकल्प आपको दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताइए कि निम्न में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है या किसकी आवृत्ति ज्यादा है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को एक बार समझ जाएंगे, इस चार्ट को एक बार समझ जाएंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप गामा किरणों से शुरू कीजिए और दीर्घ रेडियो तरंगों तक जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ते जाती है, और अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाती है तो बस इसका जस्ट आप रिवर्स मारिए, तरंग दैर्ध्य हमारी ज़्यादा होगी तो हमारी आवृत्ति कम होगी। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी जो आवृत्ति है वो बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो दोस्तों हमारी वेधन क्षमता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये प्रश्न करने में किसी भी प्रकार की परेशानी
नहीं आएगी। चलिए अब हमारा एक अंतिम फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं, वो समझाने वाला नहीं, वो रटने वाला है। मैं आपको एक चार्ट बना के दे देता हूं, आप उसको रट लीजिएगा। अक्सर आजकल एग्जाम्स में सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि ध्वनि की चाल जल में कितनी है, और जल में भी इस प्रकार से पूछ लेता है कि समुद्री जल या स्टील में। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सॉलिड में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण सॉलिड्स की बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि कितनी होती है ध्वनि की चाल। देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रटने वाली चीज़ है, समझने जैसा इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको सीधे सीधे फैक्ट्स लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो एल्यूमिनियम होता है उसमें जो दोस्तों ध्वनि की चाल होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। अगर हम निकल की बात कर लें तो वो होती है दोस्तों 6040 मीटर पर सेकेंड। स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों वो होती है 5960 मीटर पर सेकेंड। क्राउन कांच की बात कर लें हम तो वो होती है दोस्तों 5100 मीटर पर सेकेंड। ब्रास में दोस्तों होती है 4700 मीटर पर सेकेंड। और जो फ्लिंट कांच होता है उसमें होती है 3980 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण जो था वो छूट गया है, उसको आप ऐड कर लीजिए। वो है दोस्तों लोहा, आयरन। तो जो हमारा लोहा होता है उसमें दोस्तों ध्वनि की चाल होती है 5850 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको याद करना इसलिए आवश्यक है, जरूरी नहीं है कि आपसे सीधे सीधे वो स्पीड पूछे। आपसे ये पूछ सकता है दोस्तों कि जो हमारी ध्वनि की चाल होती है निम्न में से एक आप ऑर्डर बताइए कि किसमें ध्वनि की चाल तीव्र होती है और किसमें कम होती है। अब आपके सामने 4 विकल्प रख देगा, एल्यूमिनियम, स्टील, निकेल, लोहा। तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ध्वनि की चाल किसमें ज़्यादा होती है। इसलिए आपको ये फैक्ट मेमोराइज करना ही पड़ेगा और इसकी ऐसी कोई ट्रिक है नहीं, सबकी अपनी अलग अलग चाल है। तो आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है और एल्यूमिनियम के बाद निकेल में होती है, निकेल के बाद स्टील में होती है, स्टील के बाद लोहे में होती है, लोहे के बाद क्राउन कांच में होती है। तो अब कैसे आपको याद करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये फैक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अब इसी प्रकार से हम द्रव की बात कर लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के द्रवों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड में ध्वनि की चाल कितनी कितनी होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों समुद्री जल में। कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टिल्ड वाटर की बात कर लें तो उसमें होती है दोस्तों 1498 मीटर प्रति सेकंड। मरकरी मतलब पारा की बात कर लें, इसमें होती है 1450 मीटर प्रति सेकंड। इथेनॉल की बात कर लें तो इसमें होती है दोस्तों 1207 मीटर प्रति सेकंड। मेथेनॉल की जो बात कर लें उसमें होती है दोस्तों 1103 मीटर प्रति सेकंड। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है दोस्तों इसमें होती है 926 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको अगर स्पीड नहीं याद हो रही है कि मतलब किसमें कितनी होती है, तो आप सिंपली ये याद कर लीजिए कि भाई सबसे ज़्यादा जो चाल होती है समुद्री जल में होती है अगर हम लिक्विड मीडियम की बात करें। उसके बाद डिस्टिल वाटर में होती है, देन पारा में होती है, फिर एथेनॉल में होती है, फिर मेथेनॉल में होती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में होती है। क्योंकि क्रोनोलॉजी आपसे पूछेगा, जरूरी नहीं है कि आपसे स्पीड पूछे। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन माइंड्स होता है ना दोस्तों, उसको नंबर्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक सेंटेंस याद करना है तो आराम से याद हो जाएगा, लेकिन उस सेंटेंस में अगर मैं ढेर सारा नंबर लिख दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इस तरीके से याद करें कि भाई सबसे ज़्यादा चाल समुद्री जल में होती है, फिर डिस्टिल वाटर में होती है, फिर पारा में होती है, और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है एथेनॉल मेथेनॉल।
फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब चलिए हम गैसीय माध्यम में कितनी चाल होती है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो गैसीय माध्यम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं जिसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन है उसमें होती है 1339 मीटर प्रति सेकेंड। फिर होती है हीलियम में 985 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद होती है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड में 353 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगर वायु की बात करें तो 346 मीटर प्रति सेकेंड। वायु के बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें होती है दोस्तों 330 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में 269 मीटर प्रति सेकेंड और सल्फर डाइऑक्साइड 225 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये था दोस्तों गैसियस मीडियम का। सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल हाइड्रोजन गैस में होती है, 1339 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेवल करती है। और सबसे कम अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड में होती है। तो अक्सर यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको बस क्रोनोलॉजी देखना है। क्रोनोलॉजी आप एक बार देख लीजिए, 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और वीडियो को रिपीट करके आप देख लेंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो साउंड वाला जो सेशन था, जो ध्वनि के बारे में हमें बात करनी थी, वो अब ख़त्म हो गया है। और जो भी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको मैं आवश्यक रूप से करवाऊंगा। जो भी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको मैं आवश्यक रूप से करवाऊंगा। और जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट पे मैंने चर्चा कर ली है। और अब आज हमारा ये साउंड समाप्त होता है। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश, क्योंकि प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग है जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमसे पूछ सकता है। आवश्यक रूप से हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी मैंने आज पढ़ाया है दोस्तों, इस लेक्चर को देखना मत भूलिए। और इससे कनेक्टेड प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छे से पढ़िए, आपका कोई भी प्रश्न रुकेगा नहीं। मैं 100% की तो नहीं, लेकिन आपका 90% की गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न यहीं से उठाए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।